हेलो दोस्तों। आज हम यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि यहाँ पर हमारे इस सीरीज़ का फोर्थ टॉपिक होने वाला है। हम यहाँ पर इंडियन इकॉनमी को देख रहे हैं। हमने यहाँ पर ऑलरेडी में इन्फ्लेशन का चैप्टर, इन्फ्लेशन का लेक्चर यहाँ पर हम देख चुके हैं। आरबीआई का एक लेक्चर हम यहाँ पर डेमोग्राफी भी देख चुके हैं। तो आज हम यहाँ पर करेंगे द सेकंड लेक्चर ओवर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो यहाँ पर ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग आज बिजी होंगे अपनी प्रिपरेशन के साथ, क्योंकि यहाँ पर एसआई के एग्जाम्स होने वाले हैं, यहाँ पर वीएलडब्ल्यू के एग्जाम्स भी होने वाले हैं, यहाँ पर एफएए के एग्जाम्स भी होने वाले हैं, यहाँ पर एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स होने वाले हैं। तो यहाँ पर ये लेक्चर आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक होगा, ये हमारा पहला टॉपिक होगा, पहला लेक्चर होगा इन द डिस्क्रिप्टिव सीरीज। क्योंकि आज तक मैंने जितना भी पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको सिर्फ एमसीक्यूज के थ्रू पढ़ाया हुआ है। इसी के जरिए मैंने सभी लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। लेकिन आज ये मेरा पहला वीडियो होगा जिसमें मैं आपको डिस्क्रिप्टिव के साथ पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और हम यहाँ पर देखेंगे इट इज फंक्शंस। आज हम यहाँ पर इतना ही जानेंगे। उसके बाद हम सेकंड लेक्चर में देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स क्या है आरबीआई के, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे इंडियन इकॉनमी की, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। तो यहाँ पर जो हमारे पास आरबीआई है, जो हमारे पास आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये क्या है? ये हमारे पास सेंट्रल और एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया है। वो क्या होता है एपेक्स बैंक? एपेक्स मीन्स के ये सबसे ऊपर आता है, सबसे ऊपर आपका आरबीआई होगा। इसके नीचे फिर तमाम जितने भी आपके पास बैंक्स होंगे वो इसी के अंडर में काम करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज अ सेंट्रल ऑर्गन या एपेक्स बैंक इन इंडिया। एपेक्स बैंक इन इंडिया, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार डायरेक्टली पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एपेक्स बैंक है इंडिया का, क्योंकि यहाँ पर फिर कंफ्यूजन होता है कि ये एपेक्स क्या है। तो आप याद रखो कि एपेक्स का मतलब कि जो यहाँ पर सबसे ऊंचा होगा, जिसके अंडर में और चीज़ें यहाँ पर होंगे, जैसे कि यहाँ पर आरबीआई के तहत में, आरबीआई के अंडर में बहुत सारे बैंक से इंडिया में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसकी फाउंडेशन स्टोन कब डाली गई है। तो जो यहाँ पर आरबीआई है, इसकी जो फाउंडेशन स्टोन है वो यहाँ पर डाली गई है 1 अप्रैल 1935 को। इस डेट को आपको नोट करना है विथ मंथ, यानी मंथ भी आपको याद रखना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अब यहाँ पर बहुत कुछ पूछा जाता है। डेट मीन्स के 1 अप्रैल 1935 को यहाँ पर एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम है आरबीआई, इसको यहाँ पर सेटअप किया गया है। अब जो यहाँ पर आरबीआई है, इसको यहाँ पर सेटअप किया गया है अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। ये क्वेश्चन भी आता है कि जो हमारा आरबीआई है, इसको किस एक्ट के तहत में एस्टेब्लिश किया गया है। तो आप यहाँ पर याद रखोगे द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। अब यहाँ पर इसको सेटअप किसने करवाया है वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर इसको सेटअप किया गया है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ हिल्टन यंग कमेटी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किसके कहने पर, किसके रिकमेंडेशंस पर सेटअप किया गया है। तो आप यहाँ पर याद रखोगे हिल्टन यंग कमेटी। और जो यहाँ पर हिल्टन यंग कमेटी है, इसको हम बोलते हैं रॉयल कमीशन, इसको हम बोलते हैं रॉयल कमीशन भी। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि क्या रॉयल कमीशन के ऊपर है या हिल्टन यंग कमेटी के ऊपर है। तो आप यहाँ पर याद रखोगे
हिल्टन यंग कमेटी या रॉयल कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर इसको सेट अप किया गया है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि जो यहाँ पर ये हिल्टन यंग कमेटी है या रॉयल कमीशन है, इस कमीशन को सेट अप किया गया था 1926 को। मैं आपको आज जितना भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको टू द पॉइंट मेन चीज़ें जो है वही मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर स्टोरी नहीं बोलूँगा, क्योंकि टाइम इज़ टू मच प्रीशियस फॉर द स्टूडेंट्स। इसलिए मैं आपको सिर्फ मेन चीज़ें वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हुए होंगे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास आरबीआई है, इसको यहाँ पर सेट अप किया गया था इन द प्राइवेट सेक्टर। यही क्वेश्चन आता है कि क्या आरबीआई को प्राइवेट सेक्टर में सेट अप किया गया था या किसी और सेक्टर में इसको सेट अप किया गया था। तो आप यहाँ पर याद रखोगे इट वाज सेट अप इन प्राइवेट सेक्टर। और जो यहाँ पर ये आरबीआई था, जो पहले जब इसको एस्टेब्लिश किया गया था, इसकी जो कैपिटल थी वो थी यहाँ पर 5 करोड़ रुपीज़, यानी सिर्फ 5 करोड़ रुपीज़ के ऊपर इसको सेट अप किया गया था इन द प्राइवेट सेक्टर। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट वाज नेशनलाइज्ड इन 1 अप्रैल 1949 बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। जो हमारे पास ये आरबीआई था, इसको यहाँ पर नेशनलाइज किया गया है। इस डेट को भी आपको याद रखना है कि 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को आपको याद रखना है 1949 को, क्योंकि इसी दिन इसी साल यहाँ पर आरबीआई नेशनलाइज किया जाता है। और किसके द्वारा इसको नेशनलाइज किया जाता है? बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। इस पॉइंट को भी आपको यहाँ पर नोट करना है, ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर और कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द आरबीआई। सिंस इट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, ये पॉइंट हमने ऊपर ही डिस्कस किया है। यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द आरबीआई। जो हमारे पास आरबीआई था, इसका पहला गवर्नर था ऑसबॉर्न स्मिथ। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आए कि पहला गवर्नर कौन था आरबीआई का, तो आप यहाँ पर याद रखोगे ऑसबॉर्न स्मिथ। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था, तो आप यहाँ पर याद रखोगे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो अगर ऐसे जनरल में क्वेश्चन आ जाए तो आप यहाँ पर याद रखोगे ऑसबॉर्न स्मिथ वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। और यहाँ पर जो सीडी देशमुख था, ही वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर है वो यहाँ पर शक्तिकांता दास। शक्तिकांता दास इज द 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई। इस पॉइंट को आप नोट करो, क्योंकि करंट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास शक्तिकांता दास है आरबीआई गवर्नर है, ये कितनावा गवर्नर है आरबीआई का। तो आप याद रखोगे 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो यहाँ पर आरबीआई था, इसका पहला हेडक्वार्टर था कोलकाता में, यानी कोलकाता में इसका पहले हेड क्वार्टर हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 1937 में इसको यहाँ पर शिफ्ट किया गया है टू मुंबई। अब आप याद रखोगे कि जो यहाँ पर आरबीआई है, इसका जो HQ है वो प्रेजेंटली मुंबई में है। पहले कहाँ पर था? कोलकाता में था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कब शिफ्ट किया गया है, तो आप याद रखोगे 1937 को इसको यहाँ पर शिफ्ट किया गया है टू मुंबई। अब प्रेजेंटली मुंबई में है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे पास आरबीआई है, इसका फाइनेंशियल ईयर क्या है, क्योंकि जो इंडिया है इसका फाइनेंशियल ईयर एक है, और जो पर आरबीआई है इसका सेपरेट फाइनेंशियल ईयर है, यानी अलहदा इसका अपना एक फाइनेंशियल ईयर है।
तो वो फाइनेंशियल ईयर क्या है, वो है यहाँ पर 1 जुलाई टू 13 जून। ये पॉइंट आप नोट करो क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट जुलाई टू 13 जून इज द फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई। आई होप कि आपको ये सारे चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुए होंगे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं सीखने के लिए था। जो मैं आपको सिखाता है यहाँ पर सब कुछ फैक्चुअल ही था। आपको ये सारी चीज़ें नोट करना है, सारी चीज़ें अपनी नोट बुक्स पर लिखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब यहाँ पर हम कुछ और डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द आरबीआई। तो जो यहाँ पर आरबीआई है, इसमें होता है बोर्ड ऑफ मेंबर्स, क्योंकि बोर्ड ऑफ मेंबर्स भी एक पार्ट है आरबीआई का। जो यहाँ पर आरबीआई है, इसके पास में टोटल में 25 गवर्नर्स होते हैं। 25 गवर्नर्स आपको पहले याद रखना है, इंक्लूडिंग आरबीआई गवर्नर। इसमें टोटल में होते हैं 25, और इसमें होते हैं 4 डिप्टी गवर्नर्स। इसमें से 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर्स। इसमें होते हैं मेंबर्स फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री। इसमें होते हैं 10 मेंबर्स जिनको यहाँ पर अपॉइंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें होते हैं 4 डायरेक्टर्स ऑफ लोकल बोर्ड्स। आई होप कि आपको यहाँ पर यह भी क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है यहाँ पर बोर्ड ऑफ मेंबर्स ऑफ आरबीआई। आप यहाँ पर याद रखोगे इन नटशेल के यहाँ पर 25 टोटल में हैं और डिप्टी हैं 4। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10 देता है, और यहाँ पर लोकल बोर्ड से यहाँ पर 4 है। 10 4 हो गए 14, 14 प्लस 4 ये हो गए यहाँ पर 18। उसके बाद यहाँ पर बचते हैं 7 मेंबर्स, वो होते हैं यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री से। अब हम देखेंगे यहाँ पर कुछ सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। जो हमारे पास आरबीआई है, इसके अपने सब्सिडरीज हैं, वो कौन कौन है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला है यहाँ पर नेशनल हाउसिंग बैंक। अगर क्वेश्चन आ जाए कि नेशनल हाउसिंग बैंक क्या है, इट इज द सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। जो यहाँ पर नेशनल हाउसिंग बैंक है, इसको यहाँ पर सेट अप किया गया है 1988 को। किसने किया है? बाय नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट ऑफ 1987। और इसका जो HQ है, हेडक्वार्टर्स है, वो यहाँ पर दिल्ली में। इसकी फंक्शन है टू रेगुलेट द होम लोन्स। टू रेगुलेट द होम लोन्स इज द फंक्शन ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। आई होप कि आपको यहाँ पर ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा, क्योंकि जो यहाँ पर आरबीआई है, इसके नेशनल हाउसिंग बैंक एक सब्सिडरी है, दूसरी है इसके पास जिसका नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन एक्ट, DICGC। ये एब्रीवेशन भी बहुत बार आ चुके हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन एक्ट, इसकी फुल फॉर्म है। और जो यहाँ पर है DICGC है, इसको यहाँ पर सेट अप किया गया है 1961 को बाय DICGC एक्ट ऑफ 1978 को। और इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो है यहाँ पर मुंबई में। मुंबई में है इसके हेडक्वार्टर्स। इस पॉइंट को भी आप यहाँ पर नोट करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि जो यहाँ पर आरबीआई है, इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट है या कौन सी ऑप्शन राइट नहीं है। वहां पर होता है नेशनल हाउसिंग बैंक एंड DICGC मीन्स डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन एक्ट। अब हम यहां पर देखेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीआई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो यहाँ पर आरबीआई है, इसकी भी कुछ अपने फंक्शंस हैं, वो हम देखने वाले हैं। पहली फंक्शन है कि इशू द करेंसी, क्योंकि इंडिया में जितनी भी करेंसी हैं, इसको यहाँ पर इशू किया जाता है बाय आरबीआई द्वारा। तो जो यहाँ पर आरबीआई है, इट इज द बैंकर्स बैंक, यानी इंडिया में जितने बैंक्स हैं, हम मान सकते हैं कि उनका फादर, उनका बैंक है आरबीआई।
ये उनका बैंक यहाँ पर है आरबीआई, इसलिए हम कह सकते हैं कि बैंकर्स बैंक। और जो यहाँ पर आरबीआई है, इट इज द रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। ये यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम को भी रेगुलेट करता है। और इट इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। जो यहाँ पर आरबीआई है, बोला जाता है कि इट इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जब आपको कोई पैसा नहीं देगा, अगर इंडिया में कोई भी बैंक आपको पैसा नहीं दे रहा है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी बैंक में हो गई हो, तो आप यहाँ पर आरबीआई के पास जा सकते हो और जो भी क्वेरीज आपके पास होंगे वो सारे क्वेरीज आपको यहाँ पर फुलफिल की जाती हैं बाय आरबीआई द्वारा। क्योंकि कभी क्या होता है, अगर कोई बैंक होगा इंडिया में, वहाँ पर हम मानेंगे 1 लाख अकाउंट्स हैं। अगर कभी ये हो सकता है कि उस बैंक की डिस्ट्रक्शन हो जाती है फायर से या किसी और चीज से या किसी और आफत से, तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर 1 लाख अकाउंट्स थे, उनको पैसा अब कौन देगा? क्योंकि उनको यहाँ पर एक उम्मीद होती है कि हमारा पैसा बैंक में था, अब यहाँ पर बैंक फायर से डिस्ट्रॉय हुआ, अब उनको पैसा कौन देगा? नाउ दे कैन मूव टू द आरबीआई। इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट प्रोवाइड्स लोन्स टू बैंक्स इन बैड एंड गुड टाइम्स एंड प्रोवाइड्स इमरजेंसी एडवांसेस टू द बैंक्स। यानी चाहे बैड सिचुएशन होगी चाहे अच्छी सिचुएशन हो, दोनों टाइम ये यहाँ पर बैंक्स को लोन देता है और ये यहाँ पर इमरजेंसी में भी एडवांस दे सकता है बैंक्स को। और जो यहाँ पर हमारे पास आरबीआई है, एक्सचेंज द ओल्ड करेंसी। अगर आपके पास ओल्ड करेंसी है, वो करेंसी है जो अब यहाँ पर टूटी हुई है, जो यहाँ पर अब नहीं चल रही है, तो यहाँ पर आप आरबीआई के पास जा सकते हो, तो यहाँ पर आपको नया पैसा मिल सकता है। डेट मीन्स बैंक्स एक्सचेंज ओल्ड करेंसी नोट्स विच आर नॉट फिट फॉर द सर्कुलेशन। डेट मीन्स के हम बैंक के पास जाएंगे, बैंक फिर आरबीआई के पास जाएगा और यहाँ पर जो ये करेंसी थी जो कि यहाँ पर फिट नहीं थी सर्कुलेशन के लिए, उसको यहाँ पर एक्सचेंज भी किया जाता है। जो यहाँ पर आरबीआई है, इट रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा, इसको यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेगा इंटरनेशनल फॉरेन इंस्टीट्यूट्स में, लाइक आईएमएफ में, डब्ल्यूबी में, एडीबी में, एक्स्ट्रा। यानी जो इंडिया गवर्नमेंट होगा उसको यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेगा। कहाँ पर? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में, वर्ल्ड बैंक में या एशियन डेवलपमेंट बैंक में। आई होप कि आपको यहाँ तक ये सारे चीज़ें क्लियर हुए होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ आरबीआई, जिसको यहाँ पर अमेंड किया गया था 2016 में। इस पॉइंट को आप नोट करो, ये शायद मैंने नहीं लिखा है। जब इसको यहाँ पर अमेंड किया गया है 2016 में, किसको? मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी को। तो यहाँ पर टोटल में है 6 मेंबर्स। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल में कितने मेंबर्स हैं, तो आप यहाँ पर याद रखोगे 6 मेंबर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। और जो यहाँ पर 6 मेंबर्स हैं, इसमें से 3 मेंबर्स है फ्रॉम द आरबीआई और यहाँ पर 3 मेंबर्स है यहाँ पर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस पॉइंट को आप नोट करो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। टोटल में 6 मेंबर्स, 3 है आरबीआई के, 3 है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और जो यहाँ पर ये मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है, इसका चेयरमैन है आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर इज द चेयरमैन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी। आप याद रखोगे क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखोगे एमपीसी का मतलब है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। और जो यहाँ पर मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है, उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि
वो यहाँ पर एक साल में 4 मरतबा मिले, यानी उनको यहाँ पर 4 मरतबा एक साल में मिलना ही मिलना है। ये उनके लिए कंपलसरी है। इस पॉइंट को आप नोट करोगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को एक साल में कितने टाइम मिलना है, तो आप याद रखोगे 4 टाइम्स। देयर शुड नॉट बी ईदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन द कंट्री, यानी जो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, इसको क्या देखना है कि क्या इकॉनमी में इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, कितना मनी चाहे, किस बैंक को कितना मनी चाहे, ये यही देखता है। कौन? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। जो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जो इसकी मॉनेटरी पॉलिसी है, यानी आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये यहाँ पर 6 टाइम्स एक साल में चेंज होती है। यानी अप्रैल से ये स्टार्ट होती है, अप्रैल में ये स्टार्ट हो जाती है मॉनेटरी पॉलिसी। ये रहेंगी फॉर 2 मंथ्स, अप्रैल टू मई ये रहेगी। उसके बाद यहाँ पर जून, जुलाई, उसके बाद अगस्त, सितंबर, ऐसे ही यहाँ पर 2-2 मंथ्स के बाद यहाँ पर ये चेंज होती हैं। यानी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होती हैं आफ्टर 2 मंथ्स। डेट मीन्स 6 टाइम्स ये एक साल में होती हैं। क्वेश्चन अगर आ जाए कि मॉनेटरी जो पॉलिसी है ये कितने टाइम्स एक साल में होता है, तो आप यहाँ पर याद रखोगे 6 टाइम्स। स्टार्ट कब होती हैं? अप्रैल में ये स्टार्ट हो जाती हैं। इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स क्या है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, वो हम करेंगे डिस्कस अपने नेक्स्ट लेक्चर में विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, सब कुछ देखेंगे उसी लेक्चर में। अब आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर फ्रॉम मी इन अ डिस्क्रिप्टिव सीरीज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।